किसानपुर गांव में श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। श्यामलाल की पत्नी भाग्यश्री को पेड़ पौधों का बेहद शौक था। उसने अपने घर के आंगन में कई सारे फल फूल देने वाले पौधे लगाए थे। चलो मैं चलता हूँ, आज आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। देखिए ना, ये अमरूद का पेड़ कितना ऊंचा और हरा भरा हो गया है। हाँ, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे लगता है इस साल इसे जरूर फल आएंगे। भगवान तुम्हारी इच्छा बेशक पूरी करेंगे। श्यामलाल अपने काम के लिए निकल जाता है और भाग्यश्री बड़ी ममता से उस अमरूद के पेड़ को सहलाती है और उसे खाद डालती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम्हें फल नहीं भी आएंगे तो भी तुम मेरे प्यारे ही रहोगे। अरे मैं तो भूल ही गई, आज वो नए पड़ोसी आने वाले थे। लगता है आए नहीं अभी तक। भाग्यश्री के इस अमरूद के पेड़ की खासियत ये थी कि उसका आधे से ज्यादा पर्ण समूह पड़ोसी के आंगन में खिला था और उसका तना श्यामलाल के आंगन में था। इस पेड़ के नजदीक दोनों घरों को अलग करने वाली बाड़ थी। कुछ घंटे बाद हीरालाल अपनी फैमिली के साथ श्यामलाल के पड़ोस वाले घर में रहने आता है। घर और आंगन देख के हीरालाल की पत्नी वसुधा खुश हो जाती है। बहुत ही अच्छा मकान ढूंढा है जी आपने। हाँ, मेरी कपड़ों की दुकान, बाजार, अस्पताल सब आस पास है। अरे वाह, अमरूद का पेड़! लगता है पड़ोसियों ने अच्छी देखभाल की है। क्या फायदा, एक भी फल नहीं दिख रहा, उल्टा सूखे पत्ते हमारे आंगन में गिरेंगे। बेकार की झंझट। हीरालाल और वसुधा घर के अंदर चले जाते हैं। पड़ोसी होने के बावजूद हीरालाल और श्यामलाल के परिवार के बीच कुछ खास संबंध नहीं बने थे। ऐसे में एक दिन श्यामलाल का अमरूद का पेड़ फूल और फलों से खिल उठता है। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हाँ, कितना सुंदर दिख रहा है ना पेड़, और अमरूद भी कितने स्वादिष्ट है। भाग्यश्री थोड़ी सोच में पड़ती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? दरअसल बात यह है कि पेड़ का आधे से ज्यादा हिस्सा पड़ोसियों के आंगन में है और वही फल भी ज्यादा है। श्यामलाल के दिमाग में ये बात नहीं आई थी। उसने फिर से गौर से अमरूद के पेड़ को देखा। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाके उनसे अमरूद मांग लेना, वो ना नहीं कहेंगे। हाँ जी, ठीक है। श्यामलाल अपने कामकाज के लिए निकल जाता है। वहाँ हीरालाल और उसकी पत्नी उसी पेड़ से गिरे ढेर सारे अमरूद लेके बैठे थे और बड़ी चाव से उस अमरूद को खा रहे थे। वाह, क्या स्वाद है! आज से पहले मैंने इतने स्वादिष्ट अमरूद कभी नहीं खाए थे। सचमुच। मैं तो सोच रहा हूँ अपने कपड़ों की दुकान में इन्हें बेचने के लिए रखूं। हीरालाल की बात सुन के वसुधा खुश हो जाती है। कुछ क्षण बाद उसके मन में सवाल उठता है। सुनिए जी, लेकिन पड़ोसी उनके अमरूद मांगने आए तो क्या? साफ इनकार कर दो। हमारे आंगन में फल गिरे हैं, इसका मतलब वो हमारे हैं। ठीक है। हीरालाल और वसुधा अमरूद के बारे में बातें कर रहे थे। तभी भाग्यश्री वहां आती है। जी नमस्कार। जी कहिए। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। ये अमरूद जो आप खा रहे हैं ना, वो हमारे पेड़ के हैं। हाँ पता है। तो श्यामलाल का बेरुखा जवाब सुन के भाग्यश्री को बुरा लगता है। जी वो दरअसल मैं ये कहने आई थी कि आपके आंगन में गिरे अमरूद आप हमें देंगे तो। भाग्यश्री की बात पूरी होने से पहले ही श्यामलाल उसे टोकता है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि फल जिसके आंगन में गिरते हैं वो उसी के होते हैं। भाग्यश्री बड़ी नम्रता से उन्हें कहती है, जी लेकिन पेड़ हमारा है, देखभाल भी हम ही करते हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आप जा सकती हो। श्यामलाल कठोर स्वर में भाग्यश्री को उनके आंगन में गिरे अमरूद वापस लौटाने से इनकार करता है। भाग्यश्री दुखी होकर वहाँ से चली आती है। रात को श्यामलाल जब घर आता है, भाग्यश्री उसे हीरालाल के बेरुखे व्यवहार के बारे में बताती है। वो सुन के श्यामलाल को भी बुरा लगता है। इतने सालों बाद पड़ोस में कोई रहने के लिए आया, लेकिन शायद हमारे भाग्य में अच्छे पड़ोसी का सुख ही नहीं है। तो अब हम क्या करें? भाग्यश्री की बात सुन के श्यामलाल सोच में पड़ता है। मुझे लगता है हमें गांव के पंचायत से बात करनी चाहिए, वही सही फैसला कर सकते हैं। दूसरे ही दिन पंचायत के कुछ लोग वहाँ आते हैं। श्यामलाल, भाग्यश्री, हीरालाल और वसुधा भी वहाँ मौजूद है। हीरालाल जी, मैंने सारी कहानी श्यामलाल से सुनी है। हमें लगता है जिसका पेड़ है उसी के फल होने चाहिए। मुखिया की बात सुन के हीरालाल को गुस्सा आता है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं।
हमारे आंगन में फल गिरे हैं मतलब ये भगवान की इच्छा है, हम उसे नाकबूल नहीं कर सकते। हीरालाल की सफाई सुन के सब अचरज से एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन पेड़ श्यामलाल का है, देखभाल भी यही कर रहे हैं, तो फल आपके कैसे हुए? अरे वाह, ऐसे कैसे? पेड़ की जड़ें तो पानी हमारे आंगन से भी खींचती होगी ना, इसलिए फलों पर हमारा भी हक है। हीरालाल का जवाब सुन के सब हैरान हो जाते हैं और पंचायत के लोग विचार विमर्श करने लगते हैं। कुछ देर बाद मुखिया अपना फैसला सुनाते हैं। बहुत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पे आए हैं कि हीरालाल की बात बिल्कुल सही है। मुखिया की बात सुन के श्यामलाल और भाग्यश्री चौंक जाते हैं और हीरालाल वसुधा फूले नहीं समाते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बारंबार होने वाले वाद विवादों से दोनों घरों की शांति भंग हो जाएगी और गांव का माहौल भी खराब हो जाएगा। सब लोग मुखिया की बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब आपने क्या सोचा है मुखिया जी? हमें लगता है कि पेड़ पे दोनों परिवारों का समान अधिकार है। मुखिया की बात सुन के हीरालाल वसुधा को खुशी से ताली देता है। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन श्यामलाल और भाग्यश्री उदास हो जाते हैं। और इसीलिए अमरूद के पेड़ के 2 समान हिस्से किए जाए। मुखिया की बात सुन के श्यामलाल और भाग्यश्री को झटका लगता है, लेकिन हीरालाल अमरूद के पेड़ के पास जाके उसे खुशी से आलिंगन देता है। ये क्या कह रहे मुखिया जी? ऐसे तो पेड़ मर जाएगा। अरे कुछ नहीं मरेगा वरेगा, हमें भी अब उस पेड़ से लगाव हो गया है। हमें आपका फैसला मंजूर है मुखिया जी। पेड़ काटने की बात सुन के भाग्यश्री रोने लगती है। नहीं नहीं मुखिया जी, ये सारे पेड़ पौधे हमारी संतान जैसे हैं। हमें नहीं चाहिए अमरूद, लेकिन इस पेड़ का बंटवारा मत कीजिए। ये पूरा पेड़ उन्हें दे दीजिए। भाग्यश्री की बात सुन के पंचायत के लोग भावुक होते हैं। देखा हीरालाल, अगर तुम्हें सचमुच इस पेड़ से लगाव होता तो तुम इसे काटने के लिए कभी तैयार नहीं होते। और इसीलिए मेरा अंतिम निर्णय ये है कि तुम्हारे आंगन में गिरे सारे के सारे अमरूद तुम श्यामलाल को लौटा दोगे। मुखिया का फैसला सुन के श्यामलाल और भाग्यश्री खुश हो जाते हैं और उचित न्याय दिलवाने के लिए मुखिया को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया का फैसला सुन के हीरालाल और वसुधा गुस्से से आग बबूला होते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। ये नाइंसाफी है। हमारे आंगन में अगर पेड़ का एक भी पत्ता गिरा तो मैं सब पर कोर्ट केस कर दूंगा, एक एक को देख लूंगा। धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है श्यामलाल, ये आपका ही हक है। दुनिया का कोई भी कोर्ट यही फैसला सुनाता। पंचायत के लोग चले जाते हैं और श्यामलाल और भाग्यश्री अपने प्यारे पेड़ की तरफ देखते हैं। अमिता हाल ही में गौतम से शादी करके शहर में रहने आई थी। अमिता की सास इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें गौतम के लिए बहुत होशियार और सुंदर लड़की पसंद करनी थी। देखो तो कैसे गोल गोल लड्डू बना रही है। बस एक लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। अमिता को पता है कि उसकी सास उसे ऑब्जर्व कर रही है। मुझे पता है माँ जी आप क्या सोच रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको लड्डू टेस्ट करना है? सास अकड़कर मना करती है। ना बाबा ना, मेरे लिए शक्कर जहर समान है। शुगर की बीमारी है मुझे, तुम्हें पता है ना। दरअसल लड्डू की खुशबू से सास का मन ललचाया था, लेकिन उसे अमिता की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जलाने के लिए ये बहू ने जानबूझ के बेसन के लड्डू बनाए हैं। आने दो गौतम को, फिर इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। सासू माँ उसे देखते ही झूठ मूठ कर रोने का नाटक करती है। देखा गौतम, तुम्हारी बीवी मुझे मारने पे तुली है। हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे नसीब में आई है। अब मैं क्या करूं? गौतम कंफ्यूज हो जाता है और अमिता शॉक्ड। ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं आपको क्यों मारूंगी? ये देखो गौतम, घर में पकवान बन रहे हैं, जबकि इसे पता है मुझे शुगर की बीमारी है। जहर बना रही है मेरे लिए, जहर। सास फिर से झूठ मूठ कर रोने लगती है। अमिता, तुम्हें पता है ना माँ को डायबिटीज है, फिर तुम ये लड्डू क्यों बना रही हो? अमिता गौतम की सारी बातें शांति से सुन लेती है और एक कटोरी में उसे लड्डू टेस्ट करने देती है। जरा आप ये लड्डू चखिए प्लीज। अमिता की बात सुन के गौतम अचरज में पड़ता है और उसने दिया लड्डू टेस्ट करता है। बाप रे बाप, कितना कड़वा है ये। गौतम की रिएक्शन देख अमिता हंस पड़ती है। यही तो मैं कहना चाहती थी, ये लड्डू मैंने खास माँ जी के लिए बनाए हैं। अमिता की बात सुन के गौतम और सास कंफ्यूज हो जाते हैं। सास फिर से रोने का नाटक करती है। हे भगवान, देखा गौतम, मैंने कहा था ना, ये बहू मुझे मारना चाहती है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, इस लड्डू में मैंने सिर्फ मेथी पाउडर मिलाई है, शक्कर का एक दाना भी नहीं डाला है।
मेथी पाउडर तो कड़वी होती है ना, माँ कैसे खाएगी? क्योंकि मेथी शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है। कल ही मैंने टीवी पर इसकी रेसिपी देखी थी, सोचा माँ जी के लिए थोड़े लड्डू बना दूं। अमिता की बात सुन के गौतम को अपने व्यवहार पर गुस्सा आता है और सास का मुंह उतर जाता है। ओह, आई एम सॉरी अमिता, तुम माँ का इतना ख्याल रखती हो और मैंने तुम्हें गलत शलत बोल दिया, मुझे माफ कर देना। अमिता मुस्कुराते हुए कहती है, जी कोई बात नहीं, लेकिन ये लड्डू माँ जी को कैसे खिलवाने हैं ये आप देख लीजिए। अमिता की बात सुन के सास का मुंह कड़वा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले मैं खुद माँ को लड्डू खिलाऊंगा। आज तो इसने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो इस प्रकार सास अमिता को नीचे दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। दिन गुजर रहे थे। अमिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने सास के मन में जगह नहीं बना पाई थी। माँ जी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो। अमिता सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है। अमिता के घर में एक स्टोर रूम है। इस रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, वहाँ किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अमिता की सास अब अमिता को घर से खदेड़ने का आइडिया सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और एक कॉल लगाती है। इससे पहले कि ये बहू रानी जी गौतम के दिल में जगह बना ले, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ हेलो चुटकी। अरे हाँ 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 सब ठीक है यहाँ। तुम जल्दी यहाँ आ जाना, बहुत जरूरी काम है। कुछ दिन बाद सास की छोटी बहन उनके यहाँ रहने के लिए आती है। अमिता बड़े प्यार और आदर से उनका स्वागत करती है। प्रणाम मासी जी। खुश रहो बहू। बहू, आज गाजर का हलवा और पूरी बनाना, चुटकी को बेहद पसंद है। जी माँ जी। अमिता रसोई में चली जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो बड़ी नेक दिल और संस्कारी है। कहाँ की नेक दिल, मुझे तो उसे इस घर से और मेरे गौतम की जिंदगी से बाहर खदेड़ना है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलवाया है। क्या? सास अपनी छोटी बहन के कान में कुछ खुसर फुसर करती है। अमिता डाइनिंग टेबल पर बैठ के पालक की सब्जी साफ कर रही है और तभी मासी वहाँ आती है। बहू, आज क्या बना रही हो? जी आपका पसंदीदा पालक पनीर। पालक पनीर का नाम सुनते ही मासी खुश हो जाती है। बहू, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ मासी, बिल्कुल। तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मासी की अजीब बात सुन के अमिता चकित हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है मासी? मासी इधर उधर देखती है और धीरे आवाज में अमिता से कहती है, क्योंकि उस बंद कमरे में तुम्हारी सास की सास का आत्मा है। अमिता को मासी की बात सुन के झटका लगता है। आत्मा? कल रात उनका आत्मा तुम्हारी सास के सपने में आया था और अमिता कुतूहल से मासी को देखती है। और क्या मासी? और उन्होंने तुम्हारी सास को कहा कि अब उन्हें तुम्हारा इस घर में रहना पसंद नहीं। अगर तुमने तुरंत इस घर को और गौतम को नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें मौत की घाट उतार देगी। मासी की बात सुन के अमिता सहम जाती है। उसे डरा हुआ देख मासी मन ही मन खुश होती है। लगता है मेरा काम बन गया। सास और मासी हॉल में बैठ के धीरे आवाज में गप्पे हाँक रही है। दोनों बड़ी खुश है। वाह छोटी वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। मेरी सास की आत्मा की कहानी सुन के बहू का चेहरा खरगोश जैसा हुआ था। हाँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ एक दिन भी रहेगी। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। उसके हाथ में बनारस और केदारनाथ जाने वाली ट्रेन की टिकट्स है। अमिता, अमिता, कहाँ हो भाई? क्या हुआ गौतम, इतने खुश क्यों हो? तभी अमिता वहाँ मूंग का हलवा लेके आती है। अरे आप आ गए, टिकट्स मिली? सास और मासी एक दूसरे को देखते हैं। टिकट? बहू, तुम कहीं जा रही हो? नहीं माँ, हम दोनों नहीं, आप और मासी चारधाम यात्रा जा रही हो, वो भी 3 महीनों के लिए। गौतम की बात सुन के सास और मासी को जोर का झटका लगता है। बहू, क्या तुम मेरी बताई बात भूल गई? नहीं मासी। तो ये हम दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की कल्पना किसकी है? आपकी लाडली बहू अमिता की। सास और मासी एक दूसरे को अचरज से देखते हैं। लेकिन बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में वो तुम्हारी जान, आत्मा, खतरा। गौतम की मौजूदगी के कारण मासी साफ साफ बोलने से हिचकिचाती है। क्या खतरा? किसको खतरा? क्या बोल रही है आप? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है।
आप फ्रेश होके आइए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। गौतम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बहू, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? हम यात्रा पे जाएंगे तो उल्टा तुम्हारी जान का ही खतरा बढ़ेगा। अमिता मुस्कुराती है। नहीं नहीं मासी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी परदादी सासू माँ को मिल के आई हूँ। अमिता की बात सुन के सास और मासी को पसीने छूटते हैं। क्या? 2 दिन पहले वो मेरे भी सपने में आई थी और मूंग के हलवे की मांग की थी। क्या 2 दिन पहले? जी माँ जी। सास और मासी एक दूसरे को आशंका से देखते हैं। जी माँ जी, और आज शाम जब मैं उन्हें हलवा देने गई थी तो उन्होंने आप दोनों को 4 धाम यात्रा भेजने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर तुम्हारी सास को उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतारने की बात क्यों बताई? वो शायद मैंने मूंग का हलवा देने में उन्हें देर कर दी ना, इसीलिए कहा होगा। लेकिन आज हलवा देख के बड़े खुश हो गई। सास और मासी समझ जाते हैं कि उनकी तरकीब उन्हीं पे पलटी है। रात को सास और मासी यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। दीदी, तुम्हारी बहू बहुत चालाक है। तुम खामखा उसे अनपढ़ गवार समझती हो। चेहरे की सुंदरता से दिमाग की अहमियत ज्यादा है, ये बात अब तुम स्वीकार कर ही लो। मासी की बात सुन के सास का चेहरा देखने लायक होता है। अच्छा हुआ मैंने उस दिन इन दोनों की प्लानिंग सुन ली थी वरना मैं सचमुच डर के ये घर और गौतम जी को छोड़ के चली जाती। माँ जी, आपकी दवाइयाँ। अब 3 महीने यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।